आज हम विशेषण का अध्ययन करेंगे और विशेषण जो प्रकार होते हैं, विशेषण जितने भी क्वेश्चन बने थे, जैसे पिछली क्लास में क्वेश्चन था कि काला कुत्ता खत्म हो गया, इसमें काला क्या है। तो इस प्रकार से जितने भी विशेषण के क्वेश्चन बने अब हम वो देखते हैं। तो सर्वनाम के बाद विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विशेषण होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा क्रिया की विशेषता बताती है। तो जो केवल संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, जैसे लिखा है राम हंस रहा है। राम हंस रहा है। तो इस क्वेश्चन में या इस सेंटेंस में राम की विशेषता बता दी गई है कि राम हंस रहा है। तो उसकी विशेषता जो बताते हैं उन शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का हंस रहा है, एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे लिखा है मोटा लड़का हंस रहा है। हंस रहा है, इसमें लिखा है लड़का की जो विशेषता बताई, लड़का है मोटा, तो विशेषता हुई। तो यहाँ पर होता है विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं विशेष्य। विशेष्य का अर्थ होता है जो इसमें संज्ञा होती, किसी व्यक्ति का यदि नाम होता है तो विशेष कहलाता है, जबकि उसकी विशेषता विशेषण कहलाती है। जैसे इस सेंटेंस में लड़का विशेष्य है जबकि मोटा एक विशेषण है। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण को चार भागों में बांटा गया है। पहला विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण को चार भागों में बांटते हैं। अब हम इनका अध्ययन करते हैं एक एक विशेषण का। सबसे पहले देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। जिन जो सर्वनाम होते हैं, तो सर्वनाम यदि किसी विशेषण, यदि कोई शब्द की जो विशेषता बता रहे हैं और यदि उस सेंटेंस में कोई एक सर्वनाम है तो उस स्थान पर सर्वनाम विशेषण होता है। उदाहरण जैसे हम देखते, लिखा है यह लड़का सुशील है। यह लड़का सुशील है, तो इस यह एक सर्वनाम है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे लिखा है यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है, तो यदि कोई सेंटेंस में यदि सर्वनाम आता है और उसकी विशेषता बतलाई जाती है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। अब हम कोई भी, जैसे वह आदमी जा रहे हैं, तो इसमें वह एक सर्वनाम है, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर यह होता है कि सर्वनाम में संज्ञा के स्थान जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, जबकि सर्वनामिक में उनकी विशेषता बताते हुए यदि वह शब्द प्रयोग होता है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। इसमें इसका जो दूसरा प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक में जब किसी वस्तु की दशा, उसका रंग, उसका काल आदि का बोध होता है तो उस स्थान पर गुणवाचक विशेषण होता है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लिखा है वह लड़का पीली शर्ट पहने हैं, तो यहाँ पे पीला एक गुणवाचक विशेषण हो गया। जैसे काला कौवा उड़ गया, तो काला एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यदि कोई भी काल, जैसे यह ताजी फल है, तो फलों की विशेषता बता दी ताजी, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो गया। जैसे यह वस्तु नई है, तो यदि नया शब्द आया तो एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे लिखा है काला कौवा उड़ गया, तो यहाँ पे काला तो एक गुणवाचक होगा। तो कोई भी यदि रंग दिया है, कोई भी रंग दिया है तो उस स्थान पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे काला, पीला, नीला, हरा, आसमानी, बैगनी, तो यहाँ पर रंग बोधक विशेषण होगा। इनमें कोई केवल गुणवाचक विशेषण पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। तीसरा है दशा बोधक। दशा बोधक में इसमें उसकी दशा बताई जाती है कि दशा क्या है। जैसे लिखा है
मोटा, पतला, युवा, वृद्ध। जैसे भारत युवाओं का देश है तो इसमें युवा शब्द का उल्लेख किया गया है और यहाँ पर युवा एक गुणवाचक विशेषण है। जैसे लिखा है अच्छा, वह अच्छा आदमी है, अच्छा लिखा है तो अच्छा एक गुणवाचक विशेषण है। तो यदि कोई भी गुण, दशा, रंग, काल का बोध होता है तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। इसके अलावा आकार बोधक, आकार में इसमें जैसे वहां के त्रिभुजाकार है तो आकार में जैसे त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार। तो इन शब्दों में जहाँ आकार का बोध होता है वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। तो अब ध्यान रखना, जैसे यदि कोई रंग दिया है, कोई भी काल दिया है या समय दिया है या उसका आकार दिया है तो वहाँ पर विशेषण होगा, वह गुणवाचक विशेषण होता है। तीसरा जो इसका प्रकार होता है वह होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक जिनमें संख्या दर्शाई जाती है, जिन विशेषणों विशेषता बताते हुए संख्या दर्शाई जाती है तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार से होती है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण हम देखते हैं, जैसे 10 रुपए एक निश्चित हो गई संख्या। जैसे लिखा है 2 गुना, जैसे लिखा है 1.5 रुपए या एक आदमी या हर एक आदमी, या ये तो होगा निश्चित संख्यावाचक के जिसमें जैसे यहाँ पे लिखा है 2 गुना, 1.5, एक, हर एक। तो इस स्थान पर निश्चित संख्यावाचक होता है, जबकि कुछ होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। संख्या तो दर्शाई जाती है, जैसे लगभग 100 रुपए थे, निश्चित नहीं है। कोई आ गया, यहाँ पर निश्चित नहीं है। तो यदि निश्चित ना हो तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक ही होता है, लेकिन वह संख्या होना चाहिए, उस व्यक्ति गिनती हो सकती है तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। आगे लिखा है इससे करीब 1000 रुपए थे, कुछ लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या नहीं, कुछ लोग आए हुए थे। तो कुछ मतलब एक संख्या है लेकिन निश्चित नहीं है, तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। यदि संख्या निश्चित हो तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके अलावा जो इसका चौथा प्रकार वो है परिमाण बोधक। परिमाण मतलब जिनकी मात्रा के रूप में जो प्रयोग होते हैं, यहाँ पर संख्या नहीं होती है, जो मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं वहां पर परिमाण वाचक विशेषण होता है। परिमाण मतलब मात्रा। तो यदि मात्रा होती है, जिनकी मात्रा होती है, जिनको हम गिनते नहीं हैं, जिनकी हम तौल या माप करते हैं, वह परिमाण वाचक होते हैं। उदाहरण के द्वारा देखते हैं, जैसे लिखा है 10 किलो घी। तो यहाँ पे 10 किलो घी को हम गिनते नहीं, इसको हम मापते हैं, तो यहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण होता है। जैसे लिखा है बहुत घी। तो परिमाणवाचक भी दो प्रकार से होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में संख्या निश्चित होती, जबकि अनिश्चित परिमाणवाचक में संख्या निश्चित नहीं होती। जैसे 10 किलो घी तो संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक होगा। जैसे कुछ घी, कुछ तो संख्या निश्चित, इस स्थान पर जो मात्रा वो निश्चित नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे आगे लिखा है थोड़ा दूध, यहाँ पर भी संख्या जो इसकी मात्रा वो निश्चित नहीं तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे लिखा है 5 क्विंटल गेहूं, तो यहाँ पर निश्चित है और इसकी तौल भी है तो इस स्थान पर निश्चित परिमाणवाचक होगा। इसके अलावा जो आगे होते हैं विशेषण के बाद एक होता है प्राविशेषण। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जबकि जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्राविशेषण कहा जाता है। जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। एक उदाहरण से हम देखते हैं प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है? तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को प्राविशेषण कहा जाता है, जबकि जो संज्ञा और सर्वनाम की वो विशेषण होती है। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे लिखा है सीता अत्यंत सुंदर है। सीता अत्यंत सुंदर है, तो इसमें सुंदरता एक विशेषण हो गया, जबकि सुंदरता की विशेषता भी बता दी गई कि सुंदर बहुत ज्यादा सुंदर है। तो जो शब्द
विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, उन शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे लिखा है वो सीता या राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो तेज यहाँ पर हो जाएगा विशेषण, तेज हो जाएगा विशेषण। लेकिन यदि इन शब्दों में विशेषण की विशेषता बतला दी जाए, जैसे बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर हो जाता है फिर विशेषण। तो इस प्रकार से विशेषण समाप्त हुआ। इसके बाद हम अगली क्लास में निकलते हैं।